अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लंदन हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ और डेली मेल केस के मुकदमे की इब्तदाई समाअत के बाद पाकिस्तान में सियासी और कानूनी बहस छिड़ गई है। लंदन हाई कोर्ट के जज जस्टिस मैथ्यू निकिन ने कल केस की इब्तदाई समाअत में रूलिंग देते हुए डेली मेल के मजमून को इंतहाई तौहीन आमेज करार दिया है। जज ने अपनी रूलिंग में कहा है कि यह मजमून चेज लेवल 1 के जुमरे में आता है, जिसका मतलब यह है कि आर्टिकल पढ़ने वाले को यह तासुर मिलता है कि शहबाज शरीफ लाजमी तौर पर करप्शन के मुजरिम हैं। जज ने इब्तदाई रूलिंग में आर्टिकल को तौहीन आमेज करार दिया है, मगर हुकूमती रहनुमा कल होने वाली समाअत को गैर अहम करार दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि क्या लंदन हाई कोर्ट के जज ने अपनी रूलिंग में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट देकर डेली मेल के मजमून को डेफेमेटरी करार दिया है, या कल की समाअत सिर्फ मजमून का मतलब जानने के लिए थी और जज की रूलिंग से ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वो सवालात हैं जिस पर आज तफसील से बात करेंगे और वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर के सामने ये तमाम सवालात उठाएंगे, मगर पहले केस का कुछ आपके सामने रखते हैं। 14 जुलाई 2019 को बरतानवी टैब्लॉइड डेली मेल में शहबाज शरीफ के हवाले से यह खबर शाया हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान पर करप्शन, किकबैक और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए थे। इस खबर की बुनियाद पर वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने बड़े दावे किए थे और कहा था कि इस खबर में तो सिर्फ 5% सच लिखा है। अगर अदालत ने उन्हें बुलाया तो वो इससे ज्यादा तफसीलात अदालत के सामने रखेंगे। खबर के जवाब में शहबाज शरीफ ने पिछले साल मई में लंदन हाई कोर्ट में डेली मेल पर हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था और अब कल इस हवाले से समाअत में जस्टिस मैथ्यू ने जो रूलिंग और रिमार्क्स दिए हैं, इसने हुकूमती दावों पर कुछ अहम सवालात उठा दिए हैं। कल लंदन हाई कोर्ट में होने वाली समाअत और जस्टिस मैथ्यू की इब्तदाई रूलिंग को नून लीग शहबाज शरीफ के बेकसूर होने की दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन हाई कोर्ट का फैसला वजीर आजम इमरान खान के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को मुखातिब करते हुए कहा कि शहजाद अकबर ने जो कागज लहराए थे वो लंदन की अदालत में पेश क्यों नहीं किए गए। एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है झूठ बोलने के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए और अपनी चोरी से पर्दा हटाने के लिए, कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं। तो यूके की गवर्नमेंट में अरशद मलिक नहीं है शहजाद अकबर साहब। अगली स्टोरी देते वक्त ये दिमाग में रखिएगा, शहजाद अकबर का तो कारोबार ही यही है कि कागज लहराओ, कैदियों को हरास करो। अब ये आपके झूठे प्लांटेड स्टोरी जो है, ये इनकी हैसियत कचरे के डब्बे और डस्टबिन्स में फेंकने वाली, और आवाम भी इसी तरह इनको डस्टबिन्स में फेंकेगी। आप अपना हिसाब दें, अपना जवाब दें। मरियम औरंगजेब कल होने वाली समाअत और जज की इब्तदाई रूलिंग को शहबाज शरीफ के बेगुनाही के तौर पर पेश कर रही थी, मगर कल इस केस के दूसरे फरीक डेविड रोज ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि जज की रूलिंग केस पर हतमी फैसला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इब्तदाई समाअत है। जबकि हुकूमती अरकान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इस समाअत और रूलिंग को गैर अहम करार देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि कल होने वाली समाअत सिर्फ मीनिंग हेयरिंग थी, जिसका मुस्तकबिल में होने वाले ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसका ट्रायल पर कोई असर पड़ेगा। तमाम शहबाज शरीफ और उनके चाहने वालों के लिए अर्ज़ है कि ये हरगिज़ दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं थी। वैसे तो इसको तमाम लोगों ने जो वहाँ पे और भी मौजूद थे, मासवाए एक दो के जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंस थे, उसके अलावा तो जितने रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग की है उन्होंने यही की है कि जी ये मीनिंग हेयरिंग है और इसके बाद अब अगला स्टेज है इसका ट्रायल का, उसके ऊपर जाना है। तो ये सिर्फ उसका फर्स्ट फेज़ ऑफ दैट हियरिंग है। खैर केस जीत गए वो तो दूर की बात है, अभी उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। अब बड़ा ज़रूरी है कि समझा जाए कि ये डेफेमेशन के केस में, क्योंकि इन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का ना अभी भी वजारत मरियम औरंगजेब साहिबा चला रही हैं और बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलती है। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि केस जीतना तो दूर की बात है, शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए। जज ने कहा है कि आर्टिकल में लिखा है कि शहबाज शरीफ फैमिली करप्शन में मुलविस है। जज ने कहा है कि अगर ये गलत हुआ तो हद तक इज्जत हो सकती है। शहजाद अकबर कल की समाअत को गैर अहम करार दे रहे थे, मगर लंदन हाई कोर्ट के जज ने कल जो रूलिंग दी है इसने कई सवालात को जन्म दिया है। लंदन हाई कोर्ट के जज जस्टिस मैथ्यू का इस हवाले से अब तक तहरीरी फैसला सामने नहीं आया है, मगर जियो न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस मैथ्यू ने अपनी ज़बानी रूलिंग में कहा है कि डेली मेल का ये मजमून
हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन यानी किसी की इंतहाई दर्जे की बदनामी करने के जुमरे में आता है। अदालत ने अपनी रूलिंग में डेली मेल के इल्जामात को चेज लेवल 1 की सतह का इल्जाम करार दिया है, जिसका आम जबान में मतलब यह है कि अदालत के मुताबिक डेली मेल ने अपने मजमून में शहबाज शरीफ पर शक का इजहार नहीं किया, बल्कि सीधा उन्हें करप्शन का जिम्मेदार और गिल्टी करार दे दिया है। अहम बात यह है कि जज ने मीनिंग हेयरिंग में अपना माइंड जाहिर कर दिया है और अब फरीकैन पर मुनसर है कि वो ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए हल करते हैं या मामले को ट्रायल की तरफ लेते हैं। इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर है। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ केस में कल इब्तिदाई हियरिंग थी और जो रूलिंग आई है उसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल था वो इंतहाई तौहीन आमेज था शहबाज शरीफ के लिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन था, चेज लेवल 1 इसको डिक्लेयर किया गया है। अब डेविड रोज अपनी खबर पे कायम थे, आपने भी उस वक्त ये कहा था कि जो सबूत डेविड रोज के पास है उससे ज्यादा सबूत हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब ये मीनिंग हेयरिंग केस की जो रूलिंग है उसके बाद तो आमतौर पर ये देखा जाता है या मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है, क्योंकि डिफेंडेंट के पास रूम और स्पेस कम होती है, उसको तमाम शवाहिद देने पड़ते हैं अपनी स्टोरी को साबित करने के लिए, अपने इल्जामात को साबित करने के लिए, तो केस उनका बड़ा कमजोर पड़ जाता है आमतौर पे। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ शहजाद, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन आपने कहा लेकिन मीनिंग हेयरिंग के बाद ऐसे लगता है कि अब कोई बहुत चांसेस नहीं रह गए। तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपका मौके पहले आ जाए। जी नहीं, बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। मीनिंग हेयरिंग का मतलब ये है कि जब इन्होंने अपना डेफेमेशन का क्लेम किया तो जो रिस्पोंडेंट थे इसमें डेली मेल वाले, उन्होंने ये कहा कि हमें पहले ये तो बतला दिया जाए कि हमें जवाब किस चीज़ का देना है और ये क्या है। मीनिंग हेयरिंग में ये मालूम करना है कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ जब इस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसको क्या तासुर मिलता है। जज ने ये कहा है, और बाय द वे मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक इनका रिटन ऑर्डर नहीं आया है, उन्होंने जुबानी वो सुनाया है और रिटन ऑर्डर मेरी इतला के मुताबिक नेक्स्ट हफ्ते में आना है। लेकिन जो उन्होंने जुबानी कहा है और वो ये कहा है कि आम आदमी, एक आम सारिफ जब इस आर्टिकल पढ़ता है तो उसको ये तासुर मिलता है कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग की और इनके दामाद अली इमरान ने जो डिफेंड से मुतल्लिका पैसे थे उसमें खुर्द-बुर्द की, इसलिए ये डेफेमेशन होती है। और अब जो डेली मेल है उसको अपने इस स्टोरी के क्वालिफाई करने के लिए अपने सबूत लाने हैं और बताने हैं, यानी कि अब ये ट्रायल चलना है, ये प्रिलिमिनरी हियरिंग है। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग में जो मीनिंग हियरिंग होती है उसके ऊपर ये कहना कि ये केस आगे उन किसके फेवर में जाएगा और किसके अगेंस्ट जाएगा, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। तो दूसरी इसमें अहम चीज है, जो इन्होंने कॉस्ट ऑर्डर भी मांगा था तो किसी को कॉस्ट अवार्ड नहीं की, क्योंकि जज ने ये भी कहा है कि ये तो इस वक्त हार और जीत की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी तो हम ये कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर की बात है, ये तो मीनिंग हियरिंग के बावजूद भी, क्योंकि वो आर्टिकल तो बड़ा सीधा सीधा ये इल्जाम लगाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उनकी फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसमें वो बर्मिंघम के कुछ मनी चेंजर्स की बात करते हैं जो अब बाय द वे प्ली बार्गेन भी कर चुके हैं और वो उसमें उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं, एडमिट कर चुके हैं अपने गिल्ट को। तो ये तमाम चीजों को देख के तासुर ये मिलता है कि तो ये तो ऑलरेडी हमें तो तासुर पहले से मौजूद था। लेकिन हार जीत जो कल इब्तिदाई हियरिंग के हवाले से है रूलिंग, वो तो शहबाज शरीफ की जीत हुई है ना इसमें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या था कल की हियरिंग में, क्या डिस्कस किया। सवाल तो सुन लेना, मैं सवाल करूं उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, मैं तसल्ली से सुनूंगा। लेकिन लीगल सिचुएशन ऐसे नहीं है। मैं सवाल अगर मुकम्मल करूं उसके बाद आप तफसील से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कल इब्तिदाई हियरिंग में जो डेली लॉयर थे वो वहां पर ये दलील दे रहे थे कि ये आर्टिकल हाईली डेफेमेटरी नहीं है, ये डेफेमेटरी नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के जो लॉयर थे वो ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि ये डेफेमेटरी है। और कल की जो रूलिंग है वो शहबाज शरीफ साहब के हक में गई है, जो कि कह रहे थे डेफेमेटरी है, जबकि दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट थे वो ये चाहते थे कि इस आर्टिकल को डेफेमेटरी ना डिक्लेयर किया जाए। तो कल तो इस इब्तिदाई हियरिंग में शहबाज शरीफ साहब की जीत हुई है, ठीक है, ट्रायल अभी आना बाकी है, लेकिन इब्तिदाई हियरिंग में तो जीत हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की।
चले, अगर जियो टीवी ये समझता है कि शहबाज शरीफ साहब की जीत हुई है और ये आपका एक लीगल ओपिनियन है, तो बिल्कुल ठीक होगा। मैं इस पे आप क्या अर्ज कर सकता हूँ या आपकी शहजाद खिदमत इकबाल में। के समझने की बात नहीं, मेरे ख्याल से शहजाद अकबर साहब को भी जब मैं ये बताऊंगा कि जो डेली मेल का वकील था वो ये कह रहा था जज साहब ये डेफेमेटरी नहीं है, जज साहब ने कहा ये डेफेमेटरी है, तो क्या डेली मेल के लॉयर की जीत हुई है या हार हुई है? मतलब ये है कि जज देखें, पहली तो बात है वो डेली मेल का वकील है, लेकिन मैं अब इस चीज को आपको बयान कर देता हूं, आप जरा सुन लीजिए। अगर डेली मेल का वकील ये कह रहा है, तो डेली मेल का वकील ये कोशिश कर रहा है कि ये मुकदमा प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर खत्म हो जाए जी। जबकि अगर लेट्स सपोज, अब जरा इस चीज को जरा सुन लीजिए, अब लेट्स सपोज अब हमारे इंटरेस्ट में क्या होगा अगर ये केस प्रिलिमिनरी सतह पे खत्म हो जाता है, तो शहजाद इकबाल साहब हमें कोई बहुत ज्यादा क्या हुआ जी, खत्म हो गया। अब ये जब ट्रायल में जाएगा और वो डेली मेल अपने तमाम, जिस रिपोर्टर ने जो स्टोरी की है, आप खुद सहाफ़ी हैं, आप समझते हैं कि जब कोई भी रिपोर्टर स्टोरी करता है, चाहे पाकिस्तान में हो, वो पहले सारी चीज़ें अपने सामने रखता है, लीगल डिपार्टमेंट के सामने लेके जाता है कि ये शवाहिद हैं, इसलिए मैं चीज़ लिख रहा हूँ, फिर वो लिखता है। अभी तक वो शवाहिद पेश नहीं हुए। जब वो शवाहिद पेश होंगे लंदन में और ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, तो साफ पता लग जाएगा, वो उसकी भी सारी रिपोर्टिंग होगी। तो इसको ये कहना कि ये इसकी जीत हुई है शहबाज शरीफ की, मैं उस पे एतराज कर रहा हूं, और उसकी वजह है केस कंक्लूड नहीं हुआ है। ये आप ठीक कह रहे हैं, केस कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन जो कल जो आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेली मेल के वकील दे रहे थे, उन आर्ग्यूमेंट्स पे जज ने उनके हक में रूलिंग नहीं दी, इसको ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब बात ये हो रही थी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन डिक्लेयर किया है जो चेज लेवल 1 है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि इसके बाद अगर आप देखें, और हिस्ट्री मैंने बहुत सारे केसेस की देखी हुई है, बल्कि व्यूअर्स के लिए भी बेहतर होगा, आप तो शायद लॉयर हैं, आपको पता ही हो कि बरतानिया में ये कानून इंट्रोड्यूस था, डेफेमेशन एक्ट 2013, उसमें ये सेक्शन 11 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मकसद ये था कि ट्रायल में जाने से पहले ही मीनिंग हियरिंग कर ली जाए, ताकि जो लिटिगेशन में जाते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है, वक्त ज्यादा लगता है, उस प्रोसेस को आसान कर दिया जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए और प्रोसेस फास्ट भी हो जाए। और इसीलिए जब मीनिंग हियरिंग में चेज लेवल 1 लग जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगता है कि शख्स को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, इसके बाद सारा बर्डन जो है वो डिफेंडेंट पे आ जाता है, उसने एक एक बात को साबित करना है। अगर ये लेवल 2 होता, लेवल 3 होता आर्टिकल डेफेमेशन पर, तो शायद उसको गुंजाइश मिल जाती कि उसने डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में तो लेवल 1 लगता है, या तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाता है मामला, या उनके केसेस हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं शहजाद, देखिए अब जरा मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपको इतना तो तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं थी कि ये लेवल 1 डेफेमेशन है। मैं आपको पहले कह रहा हूं ये लेवल 1 से भी ऊपर की डेफेमेशन है, और वो इस तरह से है कि आर्टिकल सीधा सीधा शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रर कह रहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है। और ये आर्टिकल जब लिखा गया उस वक्त शहबाज शरीफ चार्ज नहीं हुए थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का अभी तक इंडाइटमेंट नहीं हुई थी। अब उस चीज को सामने रखते हुए ये बड़ा संगीन इल्जाम है जी। अब अगर इस इल्जाम के पीछे वो सबूत नहीं दिखा पाते तो ये वाकई बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है शहजाद इकबाल कि ये आर्टिकल लिखे जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब उन शवाहिद से बढ़कर चीजों में, यानी कि उस वक्त जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए उससे ज्यादा एलिगेशन मौजूद हैं उनके खिलाफ, जो रेफरेंस फाइल हुआ है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में। तो अब मुझे बताइए कि अगर आप प्रेडिक्शन के ऊपर जा रहे हैं तो वो अगर सारा ही वो शवाहिद, देखिए जो सिविल आपकी होती है स्टैंडर्ड, आपको चीज साबित करने के लिए जो चीज आप लिख रहे हैं उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, वो तो क्रिमिनल ट्रायल से भी कम होता है। तो मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा प्री मेच्योर होगा इसको किसी की हार या जीत कहने में। और मेन इशू ये नहीं है शहजाद इकबाल कि मैं और आप क्या कह रहे हैं, मेन इशू ये है कि कल जब ये रिपोर्ट आ गई और ये चीज चल गई कि जी लंदन हेयरिंग में ये हो गया और ये हो गया, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग और खासकर मरियम औरंगजेब साहिबा और मरियम सफदर साहिबा ने बड़े बढ़ चढ़ कर इसको उनकी बेगुनाही की दलील के तौर पे साबित करने की कोशिश की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि ये जो मीनिंग हेयरिंग है ये किस तरह से, इसको जिस तरह से भी आप इंटरप्रेट कर लें, एक लम्हे के लिए जिस तरह आप फरमा रहे थे कि चले ये एक लेवल पे उनकी जीत होगी शहबाज, ये किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को एक्सोनरेट करता है? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल एक्सोनरेट नहीं करता। आपकी बात दुरुस्त है और अगर वो अपने एक बयान बना रहे हैं इस पर ठीक है, लेकिन अगर वो इसको बेगुनाही के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम, यानी हमारी हुकूमत क्यों ये कह रही है कि ये जो है केस बड़ा स्ट्रांग है, सबूत मिल जाएंगे, हम क्यों इस केस में जो कि डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ है इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्टेक्स इसमें क्यों उतना बढ़ा रहे हैं, जैसे कि इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस शहबाज शरीफ केस बना दिया हो?
नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है शहजाद इकबाल। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहले शहबाज शरीफ साहब ने जब ये आर्टिकल लगाया आया तो उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया जी कि ये आर्टिकल तो लिखवाया ही शहजाद अकबर ने है, और साथ उन्होंने ये फरमाया कि वो मेरे खिलाफ भी ये इसके ऊपर हत्या इज्जत का दावा करेंगे और मुझे लंदन में घसीटेंगे। वो अपने इस वादे से मुकर गए, मैं आज भी उस इंतजार में बैठा हुआ हूँ। हमें तो इन्वेस्ट इस चीज के अंदर खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगजेब वगैरह करते हैं। अब जब ये कल मीनिंग हेयरिंग आई, ठीक है जी, मीनिंग हेयरिंग होगा, मैंने तो आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सबसे पहले तो जो तबले जंग वो बजाना शुरू किया, वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने बजाना शुरू कर दिया कि जैसे जी वो रिहा हो गए और जेलों के दरवाजे तोड़ दिए जाए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आप गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आप फरमा रही हैं कि जैसे ये तो तमाम चीजें हमें तो फौरी तौर पे आके बताना पड़ता है कि जी असल में इसका मतलब ये है आसान जुबान में, और फिर इनकी सारी मिठाइयां फीकी पड़ जाती हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसी पे है पूछने में कि अगर वो कह रहे थे कि आपने ये खबर दी है, आप उसकी सोर्स है, और अगर आप उनकी सोर्स नहीं है तो फिर आप क्यों जो है इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि डेविड रोज ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा, वो एविडेंस देने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अगर वो डेविड रोज वहां पे नाकाम होता है, डेली मेल नाकाम होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना, क्योंकि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आप तो बल्कि ये कहते हैं कि मेरे पास इससे ज्यादा सबूत है देने के लिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ मुझे इसकी पार्टी बना ले, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं तो डेविड रोज को 2 दिन में छुड़वा सकता हूं, मैं अपने सबूत सारे उसके सामने रख दूंगा। लेकिन डेविड मेल रोज के लिए भी ये इतना मुश्किल काम नहीं है। उसको जितने जब उसने ये स्टोरी की होगी, उसके पास तमाम उसके नोट्स होंगे, उनका अपना लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो वेट करता है तो स्टोरी पब्लिश होती है। एंड इन एडिशन टू दैट, उस स्टोरी आने के बाद एक रेफरेंस फाइल हो चुका है। हमें वो फैक्ट भूलना नहीं चाहिए कि वो अब एक लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और जो उस आर्टिकल में, मैं तो इसको एज एक वकील भी देख के आपको बता रहा हूं कि उस आर्टिकल में जो रिपोर्ट किया गया है वो तकरीबन उससे तो बहुत ज्यादा अब जो साहब, एक तो कल की हियरिंग में जज साहब ने ये बता दिया कि एक केस चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने उस केस को देखा भी नहीं है क्योंकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप रेफरेंस की इसकी बात कर रहे हैं, उसमें काफी सारे शवाहिद है। अब ये रेफरेंस भी एक चार्जशीट है ना, ये रेफरेंस भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित तो नहीं हुआ है ना, ये तो इल्जामात है ना उन पर। मीनिंग हियरिंग पे जज साहब ने ठीक कहा, क्योंकि मीनिंग हियरिंग की स्टेज पे जज साहब ने सिर्फ ये डिटरमिन करना था कि इस आर्टिकल को पढ़ के एक आम आदमी के जहन में क्या तासुर पैदा होता है। केस फाइल हो गया है, केस फाइल नहीं हुआ है, ये तो एक ट्रायल के स्टेज के ऊपर रेफरेंस की भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या हैसियत होगी? ये तो इल्जामात है ना जो लगाए गए हैं रेफरेंस के जरिए शहबाज शरीफ पे, ये प्रूफ तो नहीं हो गए हैं। तो ये रेफरेंस को तो डेविड रोज बुनियाद नहीं बना सकता ना कि पाकिस्तान में ये इल्जाम लगे हैं शहबाज शरीफ पे, ये तो इल्जामात है ना। नहीं नहीं, देखें, वो इल्जामात के ऊपर बात नहीं कर सकता। जब आप किसी के ऊपर चिट्ठी कोई चीज लिखते हैं कि जी इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की ए से बी तक, अब आपको उस केस में डेफेमेशन में बचाने के लिए आपको सिर्फ ये साबित करना पड़ता है कि जो आप चीज कह रहे हैं इसके पीछे कोई सब्सटेंस मौजूद है। एग्जैक्टली, वो सब्सटेंस रेफरेंस तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं कह सकता ना देखिए पाकिस्तान में ये इल्जामात लगे हैं, वो रेफरेंस तो नहीं हो सकता ना सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो आप कह रहे हैं एविडेंस के तौर पे देना पड़ेगा, वो रेफरेंस तो नहीं हो सकता ना, वो तो एक चार्जशीट है उनके खिलाफ। जो उस रेफरेंस के साथ एविडेंस होगा वो एज एविडेंस यूज हो सकता है। अब वो डेविड रोज को कैसे मिल जाएगा? ये एविडेंस तो हमारे यहाँ इदारों के पास होगा, ये डेविड रोज को कैसे मिल जाएगा एविडेंस? भाई वो तो रेफरेंस फाइल हो चुका है, अदालत में रेफरेंस फाइल हो चुका है। अब वो डेविड रोज ही बता सकता है कि उसकी क्या सोर्स होगी, लेकिन यहाँ तो वो पब्लिक ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुका है। अकाउंटेबिलिटी कोड लाहौर में रेफरेंस फाइल हो गया है, रेफरेंस के साथ तमाम चीजें फाइल होती हैं। अच्छा, आप ये जो कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया था कि आप मुझे भी मेरे खिलाफ भी जो है हत्या के इज्जत का दावा करें, और मैं आपने उनको चैलेंज किया था, लेकिन आपने उसमें चैलेंज में एक और बात भी की थी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुझे नहीं मेरे ऊपर केस किया तो फिर मैं क्या करूंगा? वो सुन लीजिए, इसके बाद सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि आप ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, इस वजह से हो सकता है आप शर्म खा के बरतानिया की अदालत में भी चले जाएं, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, मैं उस अदालत में आऊँगा, मैं उस अदालत में आऊँगा, चाहे मैं वहाँ इंटरेस्टेड पार्टी बन के आऊँ, कोई दरख्वास्त देनी पड़ जाए, मुझे भी 50 पाउंड का एक वकील करना पड़ जाए, वैसे एक लंदन का वकील मैं साथ भी लाया हूँ, मैं वहाँ जाके खुद उस अदालत में आऊँगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहाँ बताऊँगा, और ये भी साबित करूँगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था, 95% ये बाकी रह गया। जी शहजाद साहब, तो शहबाज शरीफ ने तो आपको केस का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आपने भी ये दावा किया था कि मैं खुद जाऊंगा इंटरेस्टेड पार्टी बनकर
चाहे जो साथ में बरतानिया का लॉयर बैठा था उसको ले जाऊं या 50 पाउंड देके कोई और वकील कर लूं, आपने भी अपनी बात पे पूरे नहीं उतरे, आप नहीं बने इंटरेस्टेड पार्टी इस केस में। नहीं तो अभी ट्रायल हो गया है शहजाद इकबाल, तो बन जाएंगे आप ट्रायल होना बाकी है। अभी तो मीनिंग हेयरिंग हुई है ना, मीनिंग हेयरिंग से पहले अभी तो ट्रायल की पूरी एक उधर कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद ट्रायल के एक पूरा टाइम टेबल आता है, और ट्रायल के टाइम टेबल से पहले मैं बिल्कुल उसमें पार्टी भी बन सकता हूँ और मैं उसमें जाके अपने कोई सबूत भी पेश कर सकता हूँ, असिस्टेंस भी दे सकता हूँ अदालत को। तो ये चीज तो अपनी जगह बाकी है। तो मैं अपनी बात आप इस दावे पे अभी भी कायम है कि अगर शहबाज शरीफ ने आपको बिल्कुल कायम हूँ, तो आप जाएंगे वहां पे, इंटरेस्टेड पार्टी बनेंगे इस केस में? बिल्कुल मैं अपने दावे पे कायम हूँ। मैं इसको देखूंगा कि उनको किस हद तक शहबाज शरीफ को अगर लंदन में भी झूठा साबित करना पड़े तो मैं बिल्कुल करने के लिए जाऊंगा। सही है। अच्छा शहजाद इकबाल साहब, अभी आपने 2 से 3 शहबाज शरीफ साहब अपने वादे से जरूर फिर गए, उन्होंने वादा किया था मुझे सू करेंगे। जी, ये बताइएगा शहजाद इकबाल साहब कि अभी आपने 2-3 दफा कहा कि इतनी बड़ी जब स्टोरीज कर रहे होते हैं तो ये अपने लॉयर से भी चेक करते हैं, फैक्ट चेक वगैरह सारी चीजें करते हैं, लेकिन डेली मेल का रिकॉर्ड भी आपके सामने होगा और मेरे सामने 3-4 केस, रीसेंट केसेस पड़े हुए हैं, जिसमें इमाम का केस है, ये पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तानी है जिन पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से, उनके सपोर्टर हैं। डेफेमेशन केस था डेली मेल के खिलाफ, जीत गए। प्रिंस हैरी का केस फरवरी का है, वो सब्सटैंशियल डैमेजेस उनको देना पड़े हैं डेली मेल में। मतलब एक हिस्ट्री है इस जरीदे की कि उन्होंने खबरें दी हैं, बाद में लोगों ने सू किया है, डेफेमेशन चार्जेस लिए हैं, और इन्होंने अर्ली स्टेज पे बिल्कुल इब्तदाई केसेस में ही इन्होंने या तो पीछे हट गए माफी मांग के या जुर्माना इनको देना पड़ा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने अपने लॉयर से पूछ भी लिया हो तो ये सही साबित होंगे इस केस में। नहीं देखिए, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। मैं तो आपसे इस केस के ऊपर बात कर सकता हूं, और इस केस में जो उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था, मैं नहीं समझता उस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी हुई थी जो सब्सटेंशिएट ना की जा सकती हो, जिसके पीछे सबूत ना हो। उस आर्टिकल के नीचे लिखी हुई जितनी चीजें थी, और जब ये आर्टिकल आया भी और नून लीग से एतराजात भी आए, तो उसके बाद मैंने बारहा पब्लिकली एक एक चीज तो खुद क्वालिफाई की, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो मैं तो उस चीज के ऊपर कह रहा हूं कि इसको सब्सटेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, और तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो उस आर्टिकल के अंदर चीजें लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन कल आपने अगर सुना हो, रिपोर्टिंग देखी उसकी, जो डेली मेल के अपने वकील थे उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमारे पास एविडेंस है वो काफी महदूद है, और ये भी रिपोर्ट हुआ है कहीं कहीं कि वो मफरूजों पर है, और मफरूजा ये कि उनका एक बड़ा घर है। तो ये खुद डेली मेल के वकील कह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड एविडेंस है हमारे पास। नहीं, ये तो जो रिपोर्टिंग है ना, ये तो एक, मैं समझता हूँ इस रिपोर्टिंग को तो मैं कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं समझता। बड़े उसके ऊपर सवालिया निशान है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मेन चीज़ ये है कि जब ये इसका रिटन ऑर्डर आता है, उस रिटन ऑर्डर को पढ़ के ही इसके ऊपर बेहतर कमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये चेक किया है, वहाँ पे जो वकला मौजूद थे, जो जब ये वकला दलाइल दे रहे थे, जो लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और 2-3 आज अखबार में रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी किसी एक अखबार में नहीं हुआ है, कि जो एविडेंस है वो बहुत लिमिटेड है, महदूद है। देखिए, अगर एविडेंस महदूद है, और ये आपकी एक सुनी सुनाई बात है, मैं तो नहीं समझता एविडेंस मौजूद है महदूद है। मैं तो समझता हूं कि जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है वो इससे काफी ज्यादा है। सर, सवाल आपके एविडेंस की नहीं हो रही कि आपके पास क्या एविडेंस है, सवाल ये हो रहा है कि डेविड रोज और डेली मेल के पास क्या एविडेंस है। आप क्यों अपने आप को नथी कर रहे हैं बात पर डेविड रोज से? देखिए, अगर आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, तो फिर आपको उसके ऊपर यहाँ पे ये बात भी करनी चाहिए कि जब ये हेयरिंग के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही थी और कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस वक्त डेविड रोज के क्या ट्वीट्स आए थे? क्या आप अपने प्रोग्राम में वो ट्वीट्स चला रहे हैं? क्या आप उसका जो वर्जन है या डेली मेल का वर्जन ले रहे हैं उसके ऊपर? डेली मेल का वर्जन तो डेविड रोज के ट्वीट में आ गया था, जो हमने वो थे जी, पार्टीज टू द प्रोसीडिंग तो डेविड रोज और डेली मेल थी, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब थे। हाँ, लेकिन पार्टी तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आप क्यों उसमें पार्टी बन गए थे? ये तो पाकिस्तान वर्सेस शहबाज शरीफ केस नहीं था। आपने तो कहा, आपने कहा डेविड रोज के पास जो एविडेंस है वो ठीक है, बल्कि मेरे पास तो उससे 90% ज्यादा एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, लेकिन शहजाद इकबाल साहब, मैं पार्टी नहीं हूं। मैं सर, आपने अभी खुद कहा है कि पार्टी बनूंगा जाके इस केस में। अगर शहजाद इकबाल साहब एडवाइजर टू द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके जवाब में क्लैरिफिकेशंस दी और बताया कि ये हेयरिंग क्या थी दरअसल, और इस हेयरिंग में जो भी होता है उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं। अब अगर आप उसकी हेयरिंग्स के ऊपर बात करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उस हेयरिंग के अंदर से एक तरफा रिपोर्टिंग की बजाय बेहतर ये होगा कि आप इसमें डेविड रोज का वर्जन भी ले लें। अगर उसका वर्जन तो उसके ट्वीट्स की सूरत में सामने आ चुका है, आपको वो वर्जन भी चलाना चाहिए। जी, वो वर्जन भी उसने अपने वो वर्जन भी हमने अपने इब्तिदाई में सुना दिया है, लेकिन हेयरिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता।
और ये भी एक फैक्ट है कि इसमें कॉस्ट ऑर्डर्स नहीं हुए, किसी पार्टी को जी कॉस्ट नहीं डाला गया। शहजाद अकबर साहब, और ये भी लेकिन फैक्ट है कि जब कॉस्ट नहीं डाला शहजाद जाता तो साहब, इसका मतलब होता है ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। शहजाद तो साहब, ये तमाम चीजें फैक्ट्स पे मौजूद हैं। मेरा शहजाद ख्याल साहब, है कि इसको शहजाद साहब, इससे आप कह रहे जायद हैं कि ये तोल डेविड देना जो रोज है का वो केस है, मुनासिब नहीं लेकिन है। आप खुद, मैंने आपका शॉट सुनवा दिया और अभी भी आप इस बात पर कह रहे हैं कि मैं अभी भी ये दावा कर रहा हूं कि मैं इस केस में पार्टी बनूंगा। तो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटीरियर इस केस में पार्टी बनना चाहता है। आप खुद कह रहे हैं मैं पार्टी बनूंगा, मैं शवाहिद मैं दूंगा, ये जबकि कह आपका रहा इस केस से हूं कोई कि ताल्लुक नहीं है। मैं बकौल एज आप, शहजाद अकबर डोंट शहजाद इकबाल साहब, आप अपने अल्फाज मुझे ना दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने शहजाद अकबर को भी चैलेंज किया था और शहजाद अकबर ने उनको जवाब ये दिया था। उसने एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जी के तौर पे नहीं, हाँ, एक इंसान के तौर पे, एक जाती नौयत में जवाब दिया था कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, अगर वो मुझे नहीं लेके आते तो मैं खुद भी वहां जा सकता हूं, और मैं सही अभी है। भी उस चीज के ऊपर कायम हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम खबर है जब से कुछ देर पहले आई, उसमें बात करते हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इसको नाम दिया गया है, ऑर्डिनेंस को जो नाम दिया गया है वो ऑर्डिनेंस 2021 है और इसकी 3 शिकों में अमेंडमेंट की गई है और इसको मशरूत किया गया है उस ओपिनियन से जो कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। यानी कि अगर सेनेट इंतखाबात अगर आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं आते तो फिर 2021 के जो सेनेट इंतखाबात होंगे और जो अगले इंतखाबात होंगे वो फिर ओपन बैलेट पर होंगे और आइडेंटिफाइबल बैलेट पर होंगे। और इसमें अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई पार्टी लीडर कमीशन से मांगता है किसी बैलेट कास्ट को, ताकि वो देखना चाहता है कि उसके मेंबर ने किस पार्टी के लिए वोट किया है, तो वो भी कमीशन को पार्टी लीडर को दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट आई है। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अभी तो आप लोग अमेंडमेंट लेकर आए थे, 26वीं अमेंडमेंट, यानी कि हुकूमत भी समझती थी कि इस 226 जो आर्टिकल है उसमें तरमीम जरूरी है अगर ओपन बैलेट करना है। तो फिर क्या वजह है कि आप लोगों ने अब ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए ओपन बैलेट करवाना चाह रहे हैं? जी शहजाद, ये दो लीगल प्रपोजिशंस हैं। पहली लीगल प्रपोजिशन ये है कि एक ख्याल ये है कि इसको ओपन बैलेट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्लैरिटी के सेक के लिए। उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया था, लेकिन इसके बाद ये बिल तो टेबल हुआ है काफ़ी अरसे से नेशनल असेंबली में। उसके बाद हमने एक प्रेसिडेंशियल ये हमने मूव किया था एडवाइजरी ओपिनियन के लिए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने ये प्ली ली कि जो इलेक्शन ऑफ सेनेट है दैट इज़ नॉट इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इलेक्शन जो है वो होना है इलेक्शन एक्ट के तहत। अब हमने जो लीगल ओपिनियन मांगी है, एडवाइजरी ओपिनियन मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अगर वो उसका जवाब अफर्मेटिव में आ जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इंटरप्रिटेशन से एग्री करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आप ओपन बैलेट का इलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी जो राय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हम अपोजिशन की मावनत के बगैर नहीं कर सकते, उसका हाल आप खुद देख चुके हैं 2-3 दिन पहले असम्बली के अंदर क्या होता रहा। जी अपोजिशन तो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है, हत्ता कि उनके अपने मंशूर में भी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही चीज़ शामिल है। अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर हियरिंग्स हो रही हैं वो कंक्लूड नहीं हुई हैं। इम्कान ये है कि अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को मैक्सिमम इसका इलेक्शन का सेनेट का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। एक दफ़ा जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर तब्दीली नहीं की जा सकती। इसीलिए ये ऑर्डिनेंस लाए हैं कि अगर, क्योंकि हो सकता है हफ्ते में फैसला हो, 2 हफ्तों में फैसला हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इंटरप्रेट करती है कि सिर्फ कानून में तब्दीली से ओपन बैलेट हो सकता है, तो उस सूरत में हमने कानून में तब्दीली कर दी और इसका सही। इतलाक इन आने वाले इलेक्शंस के ऊपर होगा। तो ये एक क्लैरिटी के सेक के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऑर्डिनेंस तो वैसे सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। जी, ऑर्डिनेंस तो आपकी हुकूमत ने भी काफ़ी मरतबा जारी किए हैं, इस पर तनकीद भी होती रही है, लेकिन ये तो आप जो ऑर्डिनेंस लेकर आए ये कंडीशनल है, यानी कि कंटिंजेंट लॉ है एक। ये आमतौर पे ऐसा तो नहीं देखा जाता कि कंटिंजेंट लॉ बनाए जाए कि अगर ये हो गया तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो इन प्लेस आ जाएगा। ये क्यों किया गया है? देखिए, ये इसलिए किया गया है कि ये इस वक्त बड़ी वो सिचुएशन पैदा हो गई थी जहाँ पे इस अमर की ज़रूरत थी और
कंटिंजेंट लॉ इस तरह से है कि ये कंटिंजेंट लॉ किसी ऐसे इवेंट पे नहीं है, ये कंटिंजेंट है ऑन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जब ये ऑर्डिनेंस लागू हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने इसको नाफिजुल अमल कर दिया है, तो ये ऑर्डिनेंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ही आ जाएगा। तो जहाँ पे एडवाइजरी ओपिनियन उन्होंने वो इशू करनी है, इसकी लीगैलिटी और इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बात हो जाएगी। हमें जो चीज़ देखिए, इससे इंटेंशन क्लियर होती है हुकूमत की कि हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शफाफ तरीके से ओपन बैलेट के तहत हों, क्योंकि हमारा ये कहना है, और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं जी। है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ भी ये मानती हैं कि जो सीक्रेट बैलेट है उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो जब सब इस चीज़ के ऊपर मानते हैं और इस वक्त अगर एग्री नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ये राय दे देती है कि आईनी तरमीम ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में ये ना हो कि ये इलेक्शन फिर भी सीक्रेट बैलेट से हो जाए। तो लेकिन उसको लेकिन इस वक्त रोकने ऑपोजिशन का ये कहना है कि मामला ये नहीं कि पैसे लेके कोई एमपीए जो है वो फ्लोर क्रॉस कर देगा। मामला ये है कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे एमपीए आप लोगों से नाला हैं, वो आपको वोट नहीं देंगे, वो किसी और कैंडिडेट को जाके वोट दे देंगे। ये खतरा है हुकूमत को, क्योंकि देखिए सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, इस सेनेट के इलेक्शन में किसी भी एमपीए को ये इख्तियार है कि वो किसी शख्स को भी जाके वोट दे सकता है। फ्लोर क्रॉसिंग पे यहाँ पाबंदी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर दो बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऐसी तो हरगिज़ कोई बात नहीं है। दूसरा, ये बात करने वाले कौन हैं? एक मरियम है, दूसरा बिलावल है। दोनों की क्या परफॉर्मेंस है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ज़िंदगी में क्या नौकरी की है, क्या मुलाजमत की है, क्या सर्विस की है, मासवाए ख़ानदान में पैदा होने के क्या क्रीडेंशियल्स हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही, ये कोई, मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई वेट है कि जी एमपीए इसलिए वोट दे देंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी से नाला है। अगर नाला होता कोई तो इस्तीफा दे के घर दे चला जाता। वो वोट सेनेट में दूसरी तरफ दे देंगे, इसमें तो लॉजिक भी नहीं है। अच्छा शहजाद अकबर साहब, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये क्या वजह है कि जो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब होता है वो आप लोग सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, उसको भी लेकर आ जाते हैं? क्योंकि बार बार ऑपोजिशन ये मिसाल देती है कि जब हम चेयरमैन को तब्दील करने जा रहे थे हमारी अक्सरियत थी, लेकिन उस वक्त आप लोग वो लोग नाकाम हो गए, और उसकी वजह यह है कि 14 सेनेटर्स जो है वो इनहराफ कर गए, वो दूसरी साइड पे चले गए। या तो वो ब्लैकमेलिंग के जरिए हुआ हो या पैसे के जरिए हुआ हो, उस चीज को भी खत्म कर देते ना, ताकि ऑपोजिशन का ये शिकवा भी दूर हो जाता। तीसरी ऑप्शन भी डाल दें कि हो सकता है कि वो इनसे खुश नहीं थे, इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, तो वो ऑप्शन वहां पे भी डाल दें। बात ये नहीं है, लेकिन बात उस ये पर है भी कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती ना। देखें, अपोजिशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी भी वक्त, क्योंकि ये एक असूली मौक़िफ़ है, ओपन इलेक्शन सेनेट का एक असूली मौक़िफ़ है। आज ये आके हमारे साथ बात कर लें, आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी खुला कर लें, लेकिन तो ये तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी कि जब तक आप हमारे केसेस का खात्मा नहीं करेंगे हमने आपके साथ कोई बात नहीं करनी। तो उनके साथ तो बात तो करना, अगर चेयरमैन सेनेट का भी ये कर देते ओपन बैलेट, तो ज्यादा शफाफियत आ जाती ना, फिर इल्जाम भी नहीं लगता कि पिक एंड चूज कर रही है हुकूमत। हम अगली स्टेज पे सेनेट के चेयरमैन को भी ओपन बैलेट कर सकते हैं। देखिए, हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं, अपना जो भी उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए। बॉल जो है इस वक्त अपोजिशन के कोर्ट में है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि उनके कोलोफ्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद इन दोनों इशू से इकबाल साहब से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एहसन इकबाल साहब, पहले तरमीम लेकर आई हुकूमत और उस पर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, अब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है हुकूमत ने, और इसमें कंडीशन ये रखी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जो उन्होंने ओपिनियन के लिए भेजा है मामला, अगर ओपिनियन ये आ जाता है कि सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के अंडर नहीं आते, तो फिर जो आने वाले इंतखाबात होंगे सेनेट के वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे, आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे मुस्तरद इस बुनियाद पे करता हूँ कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान में इंतज़ामी इनारकी तो फैला रखी थी, अब ये मुल्क को आइनी इनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। शहजाद, आप देखिए, चंद रोज़ पहले हुकूमत ने इसी मकसद के लिए आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया। अगर इस मकसद के लिए आइन में तरमीम दरकार नहीं थी तो हुकूमत वो बिल क्यों लेकर आई? जब हुकूमत ने वो बिल मुतारिफ कराया, वो इस बात का एडमिशन था कि सेनेट के इंतखाब के तरीक़ेकार को बदलने के लिए आइन में तरमीम दरकार है। अब हुकूमत को वहाँ कामयाबी नहीं हुई तो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, और ऑर्डिनेंस भी ऐसा लतीफ़ा है कि उस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को एम्बैरस कर दिया है
क्या हुकूमत को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है? और हुकूमत ने जो एक सियासी फैसला किया है, ऑर्डिनेंस, एक सियासी ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल रही है कि चूंकि हमने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, आप अब हमारी ताईद के अंदर फैसला दें। मैं समझता हूं, मेरी जाती राय ये है कि इस ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को वो रेफरेंस वापस कर देना चाहिए हुकूमत को। देखिए, ये सदर का मुसलसल फेलियर है। सबसे पहले जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तयन होना था, सदर ने आईनी तरीकेकार को वायलेट किया। इसके बाद सदर साहब से दूसरी वायलेशन हुई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वो अपने ओथ की वायलेशन की और ये बात साबित हुई कि बगैर उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस किए बगैर कर दिया है। और अब फिर सदर ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जो दुनिया की तारीख में एक लतीफा लिखा जाएगा कि जनाब ये ऑर्डिनेंस है, प्रोवाइडेड दिस प्रोवाइडेड दैट। दुनिया में इस तरह लेजिस्लेशन होती है? मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ा बना रहे हैं। कल को ये कहेंगे एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, हमने सदारती निजाम मुल्क में ले आए हैं, फिर ये कहेंगे हमने सदारती निजाम। अभी हमने शहजाद अकबर साहब से ये बात कही कि कंटिंजेंट लॉ की मिसाल तो हमें नहीं मिलती कि कोई कंटिंजेंट लॉ बनाया जाए जो कि कंडीशनल हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि शेड्यूल जारी हो जाएगा सेंट्रल इलेक्शन का, और शेड्यूल जारी होने के बाद चेंज नहीं हो सकते लॉ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में ये दलील दे देती है, ये ओपिनियन दे देती है सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल इंतखाबात आर्टिकल 226 के अंडर नहीं आते, तो फिर ठीक है, ओपन बैलेट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इससे मुख्तलिफ राय देती है कि सेनेट के तरमीम जरूरी है, तो फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। दोनों ऑप्शन है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये 226 आर्टिकल के तहत नहीं आते तो हुकूमत ने कौमी असेंबली में आईनी तरमीमी बिल क्यों पेश किया था? वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करने का साफ मतलब यह है कि दिस रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन उससे पहले इस पे गाइडेंस भी तो मांगी है ना सुप्रीम कोर्ट से कि दोनों ऑप्शन बता दें, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है या आइन में तरमीम करनी है। तो इसका मतलब हुकूमत के पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपने गाइडेंस मांगी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीमी बिल या ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने सियासी एजेंडे की खातिर एक बहुत बंद गली में खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे सियासी तनाज़े का हिस्सा बने और मजबूर हो जाए कि किसी एक फरीक की तरफ वो जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत वाज़ेह है कि ये तरीक़ेकार आइन में तब्दीली लाए बगैर चेंज नहीं हो सकता। और अगर कोई चोर दरवाजा आइन के अंदर पैच लगाने का खोला गया तो ये आइन को मुतनाज़ा कर देगा, ये आईनी इनारकी मुल्क के अंदर पैदा कर देगा। लेकिन एहसन इकबाल साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस वापस भेज देना चाहिए, तो फिर तो ये एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा ना कि आइन इस हवाले से क्या कह रहा है, क्योंकि आप समझते हैं आईनी तरमीम होनी चाहिए, हुकूमत ये कह रही है कि 226 के अंडर आते ही नहीं इलेक्शन, तो एक कंफ्यूजन रह जाएगी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे राय ना दे तो ये ऑर्डिनेंस इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तायद नहीं करती तो ये तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा ना। लिहाजा इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस वापस कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, जब भी कोई कानून बनता है या आईनी तरमीम होती है, बहस हम ये करते हैं कि इस पे नियत क्या है लाने वाले की, बजाय इसके कि हमें स्पिरिट ऑफ द लॉ देखना चाहिए। अब यहां पर आप नियत पे शक कर रहे हैं कि उनके लोग टूट जाएंगे इसलिए वो लेकर आ रहे हैं। बहस तो इस बात पे होनी चाहिए ना कि ये जो तरमीम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या जो कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मेरिट क्या है। अगर इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, इलेक्शन ज्यादा शफाफ होते हैं, तो उसको सपोर्ट क्यों ना किया जाए फिर? देखिए ना, बात यह है कि स्पिरिट भी जरूरी है और नियत भी जरूरी है। ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अमेंडमेंट जो हुकूमत लाई है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को बेनिफिट देने के लिए, एनआरओ देने के लिए कर रही है। इसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को जिनको खुद पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी वोट नहीं देना चाहती, उन्हें सेनेट में लाया जाए। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक शिक ये थी कि जो डेक्लेरेशन होती है कि आपने फॉरेन सिटीजनशिप सरेंडर कर दी है, उसकी मुद्दत नॉमिनेशन पेपर से बढ़ा के हल्फ लेने तक कर दी जाए, ताकि हुकूमत के एक वजीर को फायदा पहुंच जाए जो कि अब नाअहली के दाने पे पहुंच चुका है। सर, उस वजीर को तो फायदा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनका केस तो मिस डिक्लेरेशन का है। अगर 2018 में उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की थी तो उस बुनियाद पे फैसला आ सकता है, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। देखिए, अगर ये कानून ही बदल जाएगा जब से इसका इतलाक है
कि आपको अपनी गैर मुल्की शहरियत जो है उसका इजहार करना है कि मैंने तर्क कर दी है हल्फ उठाने से पहले, क्योंकि उन वजीर ने वो 3 या 4 दिन डिले किया था तो वो उसको कंडोन कराना चाहते हैं। इसी तरह अपने कुछ ऐसे स्पेशल असिस्टेंट्स को जो फॉरेन सिटीजन है उन्हें लेकर आना चाहते हैं सेनेट में और नाम ले रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज का। तो ये पूरे का पूरा पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान का है। अगर वो सीरियस थे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लेकर आते हैं कि जिसके लेकिन देखिए ऊपर बात साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम नियत के पीछे पड़ जाते हैं। अब नैब कवानीन में आप जब तरमीम की बात करते हैं तो हुकूमत यही कहती है ना कि आपके अपने केसेस हैं, आपको सजा होने वाली है, इसलिए आप नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। तो वो आपकी नियत पे शक करते हैं, वो स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं देखते कि क्यों जरूरी है ये लॉ चेंज करना। हम तो कह चुके हैं, हमने जितनी नैब कानून के अंदर तरामीम दी थी वो विड्रॉ कर ली हैं। हम नहीं चाहते कि नैब के कानून में अब कोई तब्दीली हो, क्योंकि हम तो अपने हिस्से का नैब भुगत चुके हैं। अब तो जिन्होंने आटा चोरी की है, जिन्होंने चीनी चोरी की है, जिन्होंने बीआरटी में करप्शन की है, जिन्होंने मालम जब्बा में करप्शन की है, जिन्होंने बिलियन सुनामी ट्री के अंदर करप्शन की है, जिन्होंने तेल के स्कैंडल में करप्शन की है, दवाइयों के स्कैंडल में करप्शन की है, उनका नैब भुगतने का वक्त आ रहा है और उनको जरा साबित कदमी के साथ। लेकिन देखिए, अगर आप समझते हैं कि वक्ती तौर पे इन खास तौर पे मैं ओपन बैलेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, वक्ती तौर पे आप समझते हैं कि हुकूमत को फायदा हो जाएगा क्योंकि इनके लोग फ्लोर क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकेंगे, तो आगे जाके इसका बेनिफिट आपको भी हो सकता है। इस बात से तो आप भी इंकारी नहीं है ना कि पैसा चलता है सेनेट के इंतखाबात में, कस्में खाई जाती है अपनी शादियों पर। ये कल्चर नहीं खत्म होना चाहिए क्या? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन पीस मील जो आपके मफाद की अमेंडमेंट हो वो आप कर लें, लेकिन जिस अमेंडमेंट से हम इलेक्शन को शफाफ करना चाहते हैं आप वो करने के लिए तैयार ना हो। हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लाते, पार्लियामेंट्री कमेटी का कायम करते जिसमें कंसेंसस करते। लेकिन ये तरीका नहीं है कि जहां पे मुझे फायदा है वो कानून आप ठीक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे से मौजूद थे, मुस्तरद कर रहे थे इस सदारती ऑर्डिनेंस को। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।